दो स्टेटमेंट्स हैं जिनका मैं खंडन कर रहा हूँ। पहली बात, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, केवल एयर स्ट्राइक्स की गई थी जो कि हुँ, पहले भी होती रही है। तो ये बातें सबको, पूरे देश को क्लियर होना चाहिए कि युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी हुँ। कहीं पर भी। सिर्फ बॉर्डर पर तैनाती दिखाई गई थी, वो हलचल की गई थी, वो आपको बताया ही था मैंने, वो बंगाल चुनाव के मद्देनजर थी। अब जो ये पूंछ में भी उन्होंने जो जब पाकिस्तान की तरफ से तो गोलीबारी हुई है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी आज का विषय नहीं है, ये सदा से होती आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता आता है। वो जब इधर से कुछ लोगों की हानि हो जाती है, हमारे कुछ सैनिकों का की शहादत हो जाती है, उस वक्त हमारी जो सेना है वो जवाबी कार्रवाई में अनुशासन के तहत हुँ, और बिना प्रोवोक किए वो आक्रमण करती है। जैसे एयर स्ट्राइक कर दिया, कहीं पे जाकर के ऑपरेशन कोई कर दिया, जाकर के उनके वहां अटैक कर दिया। हुँ, इस तरह की कार्रवाई ये करती रही है हमेशा। हुँ। लेकिन कभी भी उस कार्रवाई का अ, राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ। ये एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि ना ही तो कभी सेना की कार्रवाइयों का राजनीतिकरण पहले किसी सरकार ने किया था, इस सरकार से पहले, हुँ, और ना ही लाशों के ऊपर राजनीति पहले कभी की गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है 2014 के बाद कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति जवाब देने की बजाय उनका राजनीतिकरण करता है। और जिस तरह से वो लोग बच निकले, आतंकी जो बच निकले, हुँ। उस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बचने का रास्ता वैसे ही तैयार किया गया जैसे पुलवामा में किया गया था, जैसे पठानकोट में किया गया था, पठानकोट जो तैयार हमला किया किया। गया मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि उन लोगों के लिए पहले स्पेस बनाया गया जहां पर सेना की टुकड़ी या फिर सीआरपीएफ के जवानों की पोस्टिंग रहती थी, वहां से उन जवानों को हटाया गया। उस दौरान उन लोगों की एंट्री करवाई गई। फिर किसने मतलब ये हटाया गया, इस सब के पीछे तो बहुत बड़ी बात है, तो हटाया गया। अरे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जो हुँ, सत्यपाल मलिक जी, कितना स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि पुलवामा उन्होंने होने दिया गया था। अब इसको कैसे कहेंगे? देखो, मेरे पास ऐसा तो कोई सबूत नहीं है कि अमित शाह ने करवाया है कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है। हुँ, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इनकी शय के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे यह जरूर पता है कि इसका इसका पॉलिटिकल लाभ उठाने का जिस तरीके से ये लोग गेम खेल रहे हैं। अभी आप देखिए, हुँ। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन लॉन्च होता है, उसी दिन रिलायंस इस ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देती है। हाँ, अब ये जियो चर्चा इसके काफ़ी हो ऊपर रही थी। फिल्म बनाएगा। वो फिल्म 2029 के चुनाव से पहले लॉन्च होगी। अब ये बात आपको, अगर ये पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं इसको, तो क्या कर रहे हैं? इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं तो अभी तिरंगा यात्रा निकल रही है, हुँ, सॉरी, ये ऑपरेशन सिंदूर की यात्रा निकाल रहे हैं। हर एक लोकसभा को ड्यूटी दी है कि तुमको वो यात्रा निकालनी है। आदमी कोई शामिल नहीं है उसमें, सारे खच्चर खच्चर शामिल हैं बस उसके अच्छा अंदर। मतलब मतलब जो लोग गुलाम हैं, हुँ, जिन लोगों को इतनी अकल है, हुँ, उनको पता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, हुँ, लेकिन उसके बावजूद वो यात्रा में आ रहे हैं। लेकिन कौन आ रहा है उसके अंदर? जिन इनको मीडिया की हाइप चाहिए। देखिए, हुँ। होगा क्या, सांसद के साथ आज के टाइम पर कोई भी नहीं है। जन नेता सांसद नहीं है एक भी। सारे के सारे एक आदमी के चेहरे पर बने हुए हैं। हुँ। अब वो लोग जब आएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, मीडिया को इन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, मेन तो स्ट्रीम वैसे भी मीडिया सांसद की को। तो एक बात रहती है, जब भी मतलब चुनाव होते हैं, बन जाते हैं, 5 साल में कभी एरिया में इतना खास दिखाई नहीं देते जितना एमएलए तो हालाँकि दिखाई देता है क्योंकि उसको काम करवाने होते हैं। क्योंकि वो जनता के वोट से बना होता है, हालाँकि बना तो सांसद भी होता है। सांसद 5 साल में उतना दिखाई नहीं देता जितना दिखाना चाहिए। हालाँकि सांसद के जो काम है, वो संसद में ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन अपने एरिया में जिस एरिया में बनता है, उसके प्रति जवाबदेही किस नहीं, तरह से देखो, रहती है? सांसद जो है ना, हुँ, वो उसके काम रहते हैं हुँ। असलियत में, फील्ड इतने के नहीं भी होते। काम रहते हैं। हाँ। लेकिन सांसद का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। तो उस पूरे कार्य क्षेत्र को अगर वो कवर करे, यानी अगर आप यहीं से कैलकुलेशन ही लें, अगर करनाल का ही एग्जांपल हम लें, तो 9 विधानसभा आती है एक सांसद के पास। हुँ, अब एमएलए तो जितना घूम सकता है अपनी विधानसभा में, 50-100 गांव आते हैं एमएलए के हिस्से में, तो हुँ, उसके हिस्से में तो इस तरीके से लगभग 1000-1500 के करीब गांव आते हैं। हुँ, तो वो सब तक तो जा नहीं पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर जो सांसद बन रहे हैं वो जननेता नहीं बन रहे हैं। पहले जो सांसदों को टिकट मिलती थी, वो उन नेताओं को मिलती थी जो जिता सकते थे या जिनकी जनता में पकड़ थी। अभी वैसा व्यक्ति सांसद बन रहा है जो चेहरे जो या पर तो गुलाम है, या चेहरे या पर जिसके अंदर अपनी अकल नहीं है, हुँ, या जो जन नेता नहीं है।
क्योंकि यदि जन नेता होगा तो वो कोई भी निर्णय जो संसद में लिया जाएगा उसके ऊपर सवाल करेगा। जैसे अगर जन नेता होता कोई हमारे यहां पर, तो वो संसद में पूछता कि भाई जवाबी कार्रवाई क्या की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्तव्य का, उसके इस बयान का खंडन नहीं करते हैं, जब वो कह रहा है मैंने एक फोन मिलाया नरेंद्र मोदी को, और बल्कि उसने तो ये कहा कि भारत रोता हुआ मेरे पास आया, ये बात उसने बोली है ना, कि उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा, ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान और भारत का युद्ध हमने बंद करवाया, हाँ, ट्रीटी और व्यापार की धमकी देकर, हाँ, कि नहीं तो हम तुम्हारे यहां व्यापार नहीं करेंगे। इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि उनके व्यापार के लिए आप देश की सेना के गौरव का इस्तेमाल करेंगे या उसको बेच देंगे? ऐसे प्रधानमंत्री ने जो उसी उसी टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब जवाबी कार्रवाई चल रही है, उसी प्रधानमंत्री ने अपनी जो जनता के नाम संबोधन था, जो देश के नाम संबोधन था, उसमें एक मतलब एक लाइन नहीं ऐड कर सके वो, कि भाई मैं इस बात का खंडन करता हूं डोनाल्ड ट्रंप का, हम किसी भी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। जिस टाइम पे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से अमेरिका के सामने खड़े हो गए थे न्यूक्लियर संधि के ऊपर, आपको याद होगा, न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर, इंदिरा गांधी भी हुई थी 1971 में। इंदिरा गांधी तो लंबे समय की बात है, मैं तो इस दौर में जो जिंदा लोग हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं राजनीति, उस वक्त उसी उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। वो देखिए वो कैसे बोलते थे खड़े होकर के। उस आदमी को मनमोहन कहते हैं, उस मनमोहन कहते हैं, कि वो बोलता नहीं था, लेकिन जब अमेरिका ने जब न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर ज्यादा टूं टां की, तो उसी टाइम पे खड़ा होकर के बोला कि ऐसा मत समझो कि हम तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे, हम आत्मनिर्भर देश हैं, हम तुम्हारे किसी चीज के मोहताज नहीं हैं। यहां पर तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इस इनमें से कहीं पर भी अगर अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, अमेरिका में तो चल ही रहा है ना, सबको मालूम है, अब वो मामले बंद कराने की डील हुई है या किस चीज की डील हुई है, ये तो बताएगा प्रधानमंत्री, बताएगा ना। अब हमसे तो बात करते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्हीं से तू तड़ाक करके करते हैं, इन्हीं के यार हैं। एक चीज और, 10 मई को जब ये युद्ध विराम हुआ, हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री के बयान से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया, ट्वीट आया था, मैं वही तो कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद मिश्री जी ने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं वही कह रहा हूँ बयान कि दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हाँ, कि हमारे देश का फैसला बाहर बैठा कोई व्यक्ति कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को कि तुम्हारा देश आजाद नहीं है, तुम हमारे रहमो करम पर चलते हो, हम अगर तुमको ये नहीं देंगे तो तुम्हारे घुटने नीचे धरती में लग और जाएंगे। अभी भी नया नया आया है वो, यही जो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप बता, ने कहा कि ये जो एप्पल के आईफोन है वो आप उधर निर्माण करो, इसको कहा है एलोन मस्क को, मस्क को नहीं शायद इसको, जो भी है स्टीव जॉब्स का ये नया जो आया हाँ है हाँ, इनका, एप्पल हाँ, वाले को बोला है, एप्पल वाले को, हाँ, जो इसको, जो इसके मैन्युफैक्चरर है, अभी आप इंडिया मत बनाओ, यहाँ बनाओ अमेरिका के अंदर, भारत अपने आप देख लेगा अपने उसको। तो बना कहाँ रहा है, यहाँ तो असेंबल ही होते हैं खाली, बन थोड़ी रहे हैं आप। असेंबल की तो बात कर रहा है वो। हमारे यहाँ तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो सिर्फ जो न्यूक्लियर जो वेस्ट है, या जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, या जो टायर हैं, या जितना भी ऐसा वेस्ट है जो आदमी के लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, वो तो हमारे समंदर में डंप किया जाता है। हम लोगों को तो वो लोग थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, उनको बोलते हैं इन लोगों को तो मरने दो जितना मर्जी, ये तो जितने मर्जी बीमार हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके ऊपर कोई चीज़ लागू, इनके खाने की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो सब हजम, वो ऐसा बोलते हैं। तो हमारे लिए उनका कोई दायित्व नहीं है, होना चाहिए था हमारे प्रतिनिधियों का, उनका भी कोई दायित्व नहीं है। फिर हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए था अपने बच्चों के बारे में, हमको लगा दिया दिहाड़ी रोटी के लिए चक्कर में, कि हम लोग हमारे पास करने के लिए वक्त ही नहीं है अब कि इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर लें, इन चीज़ों के ऊपर देख लें कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, दुकान से ला करके पैकेट के अंदर क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या इन चीज़ों पर कोई फोकस ही नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री के लेवल पर आदमी बैठा हुआ जब मिलावटखोरों के साथ बैठा हो, मतलब उस लेवल का आदमी अगर मिलावटखोरों के साथ बैठा हो, अभी किसको नहीं पता है कि जो रिफाइंड है वो कितना नुकसान करता है, पर जितना भी रिफाइंड बिक रहा है सारा अडानी का ही तो बिक रहा है पूरा मार्केट के अंदर, सबको मालूम है इस बात का, किसको नहीं मालूम है। चीनी का किसको नहीं पता है कि ये कितना नुकसान करती है, ये देखो ना, यहाँ मेरे गांव फफड़ाना के अंदर शुगर मिल खुला हुआ है, कितना आसपास के लोग कितने बर्बाद हो चुके हैं टोटली, कितनी कितनी घुटन में है, उनको महसूस नहीं करते हैं, उनको क्या मालूम नहीं है, सब पता है। लेकिन गेम प्लान ऑन रहेगा, उद्योगपति जो है वो शिखर पर जाते जाएंगे और हम लोगों का सारा पैसा चूज करके जो वो लोग जो लेते ये हुआ जाएंगे। है ऑपरेशन सिंदूर, जो ये हुआ 3 दिन में एयर स्ट्राइक्स हुई हैं,
एक तरह से वार हम बोल सकते हैं इसको। मतलब इंडिया को क्या नुकसान है इससे? फायदा क्या है? सबसे पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है। सिर्फ जो नहीं, फायदा मैंने मैन्युफैक्चरर पूछा है, ही नहीं, मैंने तो नुकसान पूछा जो है। मैन्युफैक्चरर है, हाँ। नुकसान, सबसे पहला नुकसान देश की इकोनॉमी को नुकसान। दूसरा नुकसान, आप युद्ध करने का तब लाभ है जब आपके पास इतनी ताकत हो कि आप सामने वाले देश को के ऊपर कब्जा करके उस देश को अपने देश में मिलाने की हिम्मत रखते हो। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज के चलते नहीं हो सकता। सिर्फ क्यों नहीं हो जवाबी सकता? कार्रवाई आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम बना के बैठी है सरकारें अपने आप को और हमारे देश को, जिस तरह डब्ल्यूएचओ के उसके वर्ल्ड बैंक के अंडर जिस तरह से रखा हुआ है, या जितने भी ये डब्ल्यूटीओ के जितने समझौते हैं या ट्रेड के समझौते हों, चाहे हथियारों के समझौते हों। अभी आप राफेल के बारे में ले लेते हैं। चलो, आपके पास राफेल है, लड़ाकू विमान है, लेकिन कहाँ से खरीदा आपने? रशिया से। रशिया से। लेकिन रशिया के पास इसका किल स्विच है, रशिया के पास इसका कोड है। जब तक रशिया ये परमिट नहीं करेगा, आपका राफेल एक उड़ने वाले जहाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका कोई भी हथियार काम नहीं करेगा जब तक रशिया परमिशन नहीं देगा। इसी तरह से आप कोई हथियार नहीं बनाते हो इस देश में। है हथियार अगर ब्रह्मोस्त्र। भाई साहब, हमारे 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अडानी को सौंपा जा चुका है, और अडानी की कंपनियों में वही रॉकफेलर फाउंडेशन के इन्वेस्टमेंट है। वो सारी की सारी अल्टीमेटली अमेरिका पे जाके रुक चुकी हैं। आपके पास अपना हथियार मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसको आपको मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी तो पूरे अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि जो भारत में बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप 6000 से ज्यादा बार झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5 साल में ये रिसर्च करके दी थी, और उन्होंने ये लिखा था कि भारत का जो नरेंद्र मोदी है, वो रिसर्च अखबार ने पूरा छपा था उसके ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना झूठ बोला है पूरे 5 साल के कार्यक्रम में। ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके बारे में ये खबर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा झूठा है। टोटल पॉलिटिकल गेम खेलता है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, देश का नुकसान है कि फायदा है, इसको केवल चुनाव में फायदा होना दिखना चाहिए। आदमी मरते हैं मरे। एक चीज मैं सोच रहा था, मतलब कि अब आजकल जो खबरें आती हैं या तो प्रो होती हैं, एंटी होती हैं, या तो मतलब कि सरकार के सपोर्ट में होंगी, या फिर जबरदस्त बिल्कुल ही मतलब उसके एंटी विरोध में होंगे। सवाल जरूर खड़े होते हैं, चाहे वो सवाल निराधारी क्यों ना हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके प्रलोभन के लिए। ये मतलब एक सेकेंड, सॉरी कोई बात। हाँ। जो ये सवाल खड़े होते हैं, क्यों, मतलब क्यों लोगों को मन में भय क्यों है कि ये इसका ये कारण भी हो सकता है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, देश के सैनिक मारे गए थे, सवाल खड़ा हुआ कि भाई राजनीतिक लाभ के लिए वो करवाया गया। अब भी सवाल उठ रहे थे कि भाई जो ये पहलगाम अटैक हुआ, इसका भी मतलब दूरगामी सोच के जो लोग हैं, भाई आगे क्या होगा, अब इससे युद्ध छिड़ेगा, युद्ध में फिर क्या होगा, युद्ध का लाभ कैसे होगा। जैसे पिछली बार वोट मांगे गए थे पुलवामा के नाम पर, आप उनके नाम पे वोट दो। तो जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, तो चिंता जरूर होती है मन में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो राहुल भाई, एक बात समझिए आप, यदि वो सचमुच हमारा प्रतिनिधि है तो वो हमारे जवाबों के प्रति, हमारे सवालों के प्रति, या हमारी सोच के प्रति गंभीर होना चाहिए और उसे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। बल्कि यदि वो इस भारत को बचाना चाहते हैं तो उनको ये भी कहना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस मूवमेंट राजनीतिकरण नहीं करेगी। मैं भी नहीं करूंगा, हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करेंगे। दुश्मन ने अटैक किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समेत बाकी की सारी पार्टियों ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसमें 2 बार मीटिंग बुलाई, दोनों बार ये एब्सेंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों बार एब्सेंट था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे दल इकट्ठे हो रखे हैं और वो आदमी जो देश का मुखिया बना बैठा है वो खड़ा नहीं हो रहा है? वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो अपनी रैलियां करनी है, मुझे तो अपनी सभाएं अटेंड करनी है। वो यार, हद तब हो जाती है जब पहलगाम में अटैक होने के
कुछ ही घंटों के बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो रेड कारपेट बिछी हुई रैली को संबोधित करता है और बिहार के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित करता है, और उससे अगले दिन वो सारे बॉलीवुड के इन भांडों के साथ में बैठ के नौटंकी कर रहा है। मतलब वेव समिट में है, वेव समिट में इन जो बॉलीवुड एक्टर पैक्टरनियां थी इनके साथ नहीं बैठा था क्या ये? हाँ। क्या कर रहा था वहां पे वो? मतलब देश के ऊपर इतना गंभीर वो चला हुआ है, इसने अपने गुंडे लगा रखे हैं फेसबुक के ऊपर कि कोई भी अगर इसके खिलाफ बोले या सवाल उठाए तो उसको देशद्रोही साबित कर दो। हम जैसे लोगों को ट्रोल कितना किया गया फेसबुक के ऊपर, आपने देखा नहीं, लेकिन मतलब हमने सवाल ही तो खड़ा किया कि ठीक है, हमने मान लिया कि आतंकी थे, मतलब तो जाने क्यों दिए तुमने? जिम्मेदारी किसकी है वहां पर? सुरक्षा कारणों में चूक कैसे हुई? और तुम फिर रैली कैसे अटेंड कर सकते हो? और तुम इन बॉलीवुड के साथ मतलब ये रंगरलियां मनाने वाला काम कैसे कर सकते हो तुम? अगर देश के अंदर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, तुम्हारे ही ट्रोल करने वाली सेना बोल रही है, 2 रुपए प्रति कमेंट करने वाले लोग बोल रहे हैं, वो जब इसको इतना ज्यादा राजनीतिकरण कर रहे हैं और हर किसी को अटैक कर रहे हैं, जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछ रहा है, उस वक्त तुम मौज कैसे कर सकते हो? ये पूछना बनता है देश का और उसको जवाब देना बनता है। लेकिन मजाल है कि 2014 से लेके आज 11 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो आरामखोर ने। खा रहा है हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहा है और एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं। अपना मन की बात, ठन की बात, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। सारे अखबारों को, मीडिया चैनलों को विज्ञापन दे दे के उनको अपने हिसाब से मौज कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख के दे देते हैं, जो वहां के कार्यालय से लिख के चला जाता है। 7 स्टार बीजेपी का नेशनल ऑफिस है, 5 स्टार स्टेट के ऑफिस हैं, 3 स्टार डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, एक एक जगह पर मतलब फ्री में जमीन लेकर के 2000 के नकली नोट छाप करके सारी सुविधाएं, अंदर का एक फोटो आपने देखा हो तो बता दो, किसी बीजेपी दफ्तर के बाहर रखवा लेते हैं सारे के सारे पत्रकारों से सारा कैमरा। सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा किसी पत्रकार की औकात नहीं है किसी जगह का फोटो वायरल करते या दिखा देंगे। आपने देखा हो किसी मीडिया चैनल में कि कैसे दफ्तर बनाया है इन लोगों ने, अंदर कितनी रंगरलियां मनाने का इनके पास पूरा गेम प्लान है, कैसे वॉर रूम बनाया हुआ इन्होंने, क्या क्या अंदर खेला रचा है किसी के पास समझ? किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जनता के पैसे से ऐश करने वाला आदमी जनता के प्रति जवाबदेही से भाग रहा। इस पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटिक्स आप नहीं समझे, आज आपके फेसबुक के ऊपर एंटर करके आपको गालियां दे रहे हैं और आपको मारने की धमकियां देते हैं, कल को वो आपके दफ्तर में घुसकर आपका दफ्तर तोड़ेंगे, कल को वो आपके घर में घुसकर आपके बेटियों को उठा के ले जाएंगे। और आपने देखा होगा आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग पठानी कुर्ता पहनकर, टोपी लगाकर और दाढ़ी बढ़ा करके, और किस तरह से पहले देखा होगा ना मंदिर के अंदर बीफ फेंकने टाइम पकड़े गए थे, अभी बंगाल में पकड़े गए थे, अभी लखनऊ में पकड़े गए थे, आगरा में पकड़े गए थे कि ये लोग दंगा फैलाने के लिए, दंगा करवाने के लिए, सिर्फ क्योंकि सिर्फ बंगाल में चुनाव है इसलिए। मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए देश के लोगों को यार, कि एक आदमी जवाब नहीं दे रहा है लेकिन 8000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूम रहा है हमारे पैसे से, और हम कोई हमारे प्रति जवाबदेही नहीं है उसकी। लेकिन जो जनता है वो इसके उल्ट भी जो देख रही है, अभी जो काम हो रहे हैं देश में, जो तरक्की हो रही है, वो भी तो बीजेपी कर रही है। कोई एक काम, अब सड़कें ही देख लो, सड़कें काम है, क्यों नहीं सड़कों काम? की जरूरत किस लिए पड़ती है? आने जाने के लिए, कहाँ सामान जाना है ढोने आपको? के लिए, कहाँ जाना है आपको? क्या सामान ढोना है आपको? आपके व्यापारिक गतिविधि भी तो होती है। क्या बताओ ना, क्या क्या व्यापारिक गतिविधि होती है जो गांव के आदमी को लाभ देती हो? जो देश, ये देश गांव का देश है ना, गांव के आदमी को लाभ देने वाला एक काम बता दो आप इन सड़कों से यूज करते हो। यहाँ असंध में बैठे हैं ना, चलो ये असंध से लेकर के एक करनाल जाती है, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। असंध से एक बात कर चुके इसके ऊपर, वैसे नहीं जा रहे हैं, इस सड़क के ऊपर हम बात कर चुके चलिए हैं, फिर कोई बात तो नहीं, ये हम थोड़ा स्किप हाँ कर लेते हैं। ठीक है। जो हम बात कर रहे थे वो हाँ। वाली, हम उस बात पे थे, जो ये व्यापारिक गतिविधि जो अमेरिका ने एंटर किया था, वो क्या मतलब क्या था, वो उस पे बात करते हैं। इस देश में दाल पैदा नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, तो बाहर से क्यों मंगानी पड़ती है? इस देश में मूंगफली है, इस देश के अंदर तिल है, नारियल है, तेल मिल सकता है अपने को, तो पाम ऑयल क्यों खिलाया जा रहा है देश के लोगों को? राइस ब्रेन क्यों खिलाया जा रहा है इस देश के लोगों को?
कभी किसी ने पूछा कि जब वो कैंसर होने वाली चीजें, पेट में हजम ना होने वाली चीजें आपको खिलाई जा रही हैं, तो वो क्यों जरूरत पड़ रही है, जबकि आपके खेत के अंदर उग सकती हैं वो। आप पॉली हाउस बनाने के लिए करोड़ों रुपए आवंटित करते हो, हजारों करोड़ रुपया। लोग सब्सिडी के नाम पर लूट मचा के रखे हैं, जो उद्योगपतियों के जानकार हैं, नेताओं के जानकार हैं, वो क्या करेंगे, पॉली हाउस बनाएंगे, उसका माल खाएंगे, सब्सिडी खाने के लिए बनाते हैं, खाली दिखाते हैं प्रोजेक्ट बैंक वालों के साथ मिल करके, और सब इसी काम के लिए ये सारा काम होता है। और जो अगर उसमें वाकई कोई खेती करता है, सबको पता है कि कितनी जहरीली केमिकल्स उनके ऊपर डालने पड़ते हैं, तब पॉली हाउस में फसल होती है। चाहे खीरा हो, चाहे टमाटर हो, चाहे और कुछ भी हो, सब्जी कितनी हो, पॉली हाउस की सब्जी जहर है। और ये पता है उगाने वाले को भी, ये पता है उसका बीज बनाने वाले को भी, ये पता है उसके ऊपर ग्रांट देने वाली सरकार को भी, मंत्रालय को भी। उसके बावजूद आपके देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये कितनी बड़ी ठगी नहीं है देश के लोगों के साथ? इस पे तो कोई भी नहीं बोलता है। और ये जो मतलब बाहर कैसे से, कैसे ये चीज जो आप पॉली हाउस के बारे में बता रहे हो कि भाई बिना केमिकल के सब्जियां या फिर इसके अंदर हो ही नहीं सकती ऐसा कुछ, हाँ, मतलब कैसे है? उसमें क्या होता है कि पॉली हाउस में क्या होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एक मतलब पॉली हाउस बना के दे दिया जाता है, जो सूरज की गर्मी को एंटर तो करवा देता है, बाहर नहीं जाने देता। तो जिस भी फसल को पकने के लिए गर्मी चाहिए, उस टाइम पर अगर सर्दियां हैं और हमें धूप इतनी तेज नहीं मिल रही है, तो वो गर्मी का माहौल अंदर पैदा कर लेगा। तो वो बीज इस तरह के दिए जाते हैं, या तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एक दिन में, मतलब अभी छोटा छोटा खीरा था, स्प्रे किया, सुबह तक देखा पूरा बड़ा खीरा है, तोड़ दिया, अगले दिन वो खीरा उसके अंदर वो फिर वो अगले छोटे छोटे बीज आ गए, फिर करा, अगले दिन फिर, मतलब डेली का खीरा इतना निकल आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे डंगर को टीका लगा लगा के दूध निकालते हैं, वैसे ये काम आप लोगों के साथ हो रहा है। और आप जितना खीरा अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर, अभी टेस्ट करा लो लैब में, जहर मिलेगा, प्योर जहर मिलेगा। जो पॉली हाउस में जो लोग खेती करते हैं और जो उसको मेरे विक्रय जो बेचते हैं ना, मेरे वो घर में खाते भी नहीं है इनको। हमारे घर में मेरा प्लॉट है, हम्म हम प्लॉट में हमने क्या कर रखा है, घिया, हम्म, तोरी, हम्म। ये हम मतलब अपनी सब्जियां। अपनी सब्जी नहीं, टमाटर हम्म और मिर्च, एक ये जो होती ककड़ी, ये हमने लगा रखी, भिंडी, हम्म भिंडी भी लगा रखी है। हम ये सोचते हैं यार इतना हम पैदावार नहीं उससे हो रही, और कई बार क्या होता है, मेरे जो फादर साहब वो कहते हैं भाई मैं इन पर केमिकल नहीं फेंकूंगा, बस हाँ मेरे को प्योर चाहिए, हाँ, चाहे वो थोड़ी हो, थोड़ी हो जाए। प्योर चाहिए। हाँ। मैं पापा ये मिर्चें जो इनके ऊपर मतलब कुछ करो, ये तो जलती जा रही हैं और हम्म इनकी पत्ती सिकुड़ती जा रही हैं, फल आ नहीं रहा है। यार नहीं, इनको होने दो, हम्म मतलब। और फिर ध्यान वहां जाता है यार, वो उनका उत्पादन कैसे होता है, कितनी समझ फिर वाले माइंड में लोग हैं जाता है। वो, जो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाऊंगा। लेकिन आप एक बार, आपको चेक करना है ना कि ये सब्जी सही है कि गलत है। हम्म, मंडी से सब्जी लाओ, उसको फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो। अगर उसने एक रात वैसी ही निकाल दी जैसी आप लेकर आए थे, तो वो सही सब्जी है। अगर अगले दिन वो एकदम बूढ़ी हो जाए, तो समझ लो इसमें कबाड़ था, प्योर केमिकल था। बिना फ्रिज के रखो। बिना फ्रिज के आपके घर में जो सब्जी रखी है ना, बिना फ्रिज के रख दो, एक हफ्ते तक भी खराब नहीं होगी। जो प्योर सब्जी है। हाँ, आपके प्लॉट में उगी हुई है ना, आप हम्म। रख दो उन मिर्चों को, एक हफ्ते तक भी वैसी की ऐसी रहेंगी, चाहे बेशक कैसा भी टेम्परेचर हो। जिस रूम पे टेम्परेचर पे आप रहते हो, उसमें खराब तो नहीं ये होंगे वो। कहने का मतलब ये है कि ये प्योरली जहर है वो। प्योर। और ये कौन दे रहा है अपने को? जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापार और बाजार का एक ही नियम है, और वो है प्रॉफिट, वो है फायदा, वो है पैसा। पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा। यही तो सिखाते हैं ना एमबीए में, बिजनेस मैनेजमेंट में, वो सब कुछ यही तो बताते हैं कि बाजार का एक ही नियम है, प्रॉफिट होना चाहिए। उसमें सामने वाले की सेहत खराब होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलनी पड़ती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सामाजिक ढांचा टूटे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव बर्बाद हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वापस उनकी उधर तरफ से उधर ही प्रॉफिट आते हैं, चाहिए। हम मामले से भटक जाते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि भाई भारत को इस युद्ध का जो क्या परिणाम होगा, इसका मतलब नुकसान क्या क्या होंगे। पहले नंबर पर हम्म। देखो, राजनीतिक, सामाजिक, हम्म। आर्थिक, यही पहलू होते हैं किसी भी घटना के। हम्म। राजनीतिक रूप से ट्रंप ने भारत को
पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी भारत के सामने। समझे ना? उन्होंने क्या कर दिया, लेवल बराबर कर दिया। मतलब भारत का लेवल डाउन मारा नरेंद्र मोदी की वजह से। और प्रधानमंत्री जी का एक भी बयान नहीं है। अरे बस क्या ही कहूँ, मतलब जी तो पता नहीं क्या क्या कहता है, समझ लो आप जो कह नहीं सकते वो समझो कह दिया मैंने मन ही मन में। ये तो है पहला राजनीति, मतलब ये तो राजनीतिक जो विश्व स्तर पर जो भारत के साथ हुआ नुकसान कूटनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से मतलब सामाजिक रूप से सबसे पहले देखो, समाज टूटा इससे, मतलब दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा वो कह रहा है, जो बता रहा है कि ये हमला सत्ता में बैठे लोगों ने करवाया है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए करवाया है। ये धड़ा बोल रहा है, इसका जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। पहले हो जाते थे ना ऐसे काम, तो लोगों के माइंड में बातें आती नहीं थी। हाँ, ये प्रोपेगेंडा है। हाँ। अब पहले ही लोग जो एंटी होंगे ना, या फिर जिनके मन में थोड़ा सा भी यार शक एंटी होगा, तो पहले भी होते थे, ऐसी मैं बात थोड़ी ना है। बात कर रहा हूँ हाँ। कि जिनके मन में थोड़ा सा भी शक है, वो पहले इन चीजों को इस तरह से देखते हैं, क्या ये कहीं प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कहीं राजनीतिक लाभ के लिए तो रचा गया। एक बात बता दो, देखो अगर राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है ना, पहले तो ऐसी पार्टी सोचती थी। देखियो पार्टियां भी सोचती थी। अगर हम बात कहें अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, यदि ऐसा उनके वक्त में ऐसा कुछ हो जाता, तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है सामने मीडिया के आकर के खुद बोलते कि खबरदार अगर मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की तो ये देश का मसला है, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। निकाल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि यार लाशों के ऊपर राजनीति करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। इनकी कुर्सी लाशों के ढेर पर ही है। गोधरा जो करवा के ये लोग बैठे थे, ये गोधरा करवाना ये इसलिए नहीं होता है कि उन्होंने कुछ मुसलमानों को दबा दिया, उससे ये होता है कि जो हिंदू परिवारों का सत्यानाश हुआ पड़ा है, वो अपने सत्यानाश को बता नहीं पाते बेचारे। क्या हो गया, मेरा रोजगार चला गया, तो उसकी मुल्ला जी की तो ऐसी कर रखी है ना योगी जी ने, मोदी जी ने, वो ऐसा करके अपने सत्यानाश को नहीं बोल पाता बेचारा। बेरोजगार तो हिंदू सबसे ज्यादा है, उनके पास तो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। जो वैक्सीन के जो इफेक्ट हुए हैं वो हिंदुओं पर ही तो ज्यादा हुए हैं, उन पे क्या हुआ, उन्हें तो लगवाए ही नहीं थे। जो जो जितने लोन थे वो तो लोन कम से कम लेते हैं। जितना बर्बाद हुआ है देश, जितना उद्योग धंधा बर्बाद हुआ, जितना किसान बर्बाद हुआ, वो तो सारा उसी कैटेगरी से जो उनका वोटर है। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने ऐसी परसेप्शन बनाने की पूरी कोशिश करी है कि क्या हो गया, तुम्हारा नाश हो गया तो उसके वाले का ज्यादा है। ये सत्यानाश का जो कारण है कि दूसरे के दर्द को देख करके खुश होने की जो साइकोलॉजी इन्होंने पैदा की है, वो बहुत खतरनाक है समाज के तौर पे। और इसका जो पॉलिटिकल लाभ उठाने की कोशिश हो रही है बहुत गलत है। तो आर्थिक रूप से भी भारत को नुकसान हुआ, सामरिक दृष्टि से भी नुकसान हुआ, राजनीतिक रूप से भी नुकसान हुआ, कूटनीतिक और विदेश नीति के हिसाब से भी नुकसान हुआ। विश्व पटल पर भारत की साख गिरी है इस घटना से। पहला कि वो लोग अपने देश के लोगों को बचाने में नाकाम हुई सरकारें, सुरक्षा देने में, और दूसरा जब वो सुरक्षा देने में नाकाम हो गई तो सरकार में बैठे लोग इसका राजनीतिकरण करने लग गए। और जब इसके ऊपर देश की सेना ने जवाबी कार्रवाई करी तो उसको उन्होंने पार्टी की कार्रवाई या फिर नेता की कार्रवाई बनाई। मतलब सेना का किए हुए काम को प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो सारा खचल मचल मच रहा है बेसिकली ना। इस चीज को, ये जो उथल पुथल है, जितने भी लोकल स्तर के नेता थे, एमएलए ये या फिर सांसद थे, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी की सेना ने ये कर दिया। हाँ, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे ना कि मैं बेरोजगार क्यों हूँ, मेरा ये मेरा ये क्यों बर्बाद हो रहा है, लोगों के घरों की नीलामी क्यों हो रही है, हम इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, साइड इफेक्ट का जिम्मेदार कौन है, फिर वो वही नेता फिर क्या कहेगा, अकेले मोदी जी क्या क्या करेंगे, उनको थोड़ी करना होता है, ये तो प्रशासन करता है। मतलब जिस वक्त उनकी जिम्मेदारी की बारी आएगी तब वो बोलेंगे कि ये प्रशासन का काम है, ये सिस्टम का काम है, और जब क्रेडिट लेने की बारी आएगी तो उनका काम है। फिर उन्होंने किया, नोटबंदी उन्होंने की, नोटबंदी से जो बर्बाद हुए वो प्रशासन ने करे हैं। दोगला कैरेक्टर है ये, इसको दोगला बोलते हैं। दोगला पता है ना, जिसके बीज का ना पता हो, दो बीज, डबल बीज, संकर प्रजाति है ना, जो जैसे वो अमेरिकन गाय आती थी ना, जिसको अमेरिकन गाय बोलते हैं, उसको सुअर बोलते हैं हम लोग, वो दोगली होती है। उसका ये नहीं पता होता वो गाय है कि भैंस है कि सुअर है, क्या है उसका, इसका ये नहीं पता ये आदमी है कि क्या है, नर पिशाच है कि क्या है, इसको दोगला कैरेक्टर बोलते हैं। जिम्मेदारी, अगर तुम्हें क्रेडिट लेने का शौक है तो तुमको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना भाई।
अदरवाइज जिसकी जिम्मेदारी है फिर उन्हीं को क्रेडिट दो। ये तो गलत नहीं होगा ना, तो लॉजिकल बात है कि जो कर रहा है उसका क्रेडिट है। नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बिठाया इस देश के भले के लिए है। उसको जहाज 8,000 करोड़ का इसी काम के लिए दिया जाता है, अनलिमिटेड खर्चा इसी काम का दिया जाता है, अनलिमिटेड स्टाफ इसी काम का दिया जाता है। उनको देश की भलाई करने के लिए ही कुर्सी पर बिठाया गया है, उनको मौज करने के लिए नहीं बिठाया गया है। मौज तो करते कहाँ है प्रधानमंत्री? इससे ज्यादा मौज क्या होगी कि प्राइवेट प्लेन है जिसका। आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। अच्छा, ये जो जाता है मतलब जो बीजेपी के जितने भाषण देने जाता है चुनाव के दौरान, छुट्टी लेके जाता है कि ऑन ड्यूटी जाता है? देश का प्रधानमंत्री है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री है? तो ऑन ड्यूटी हमेशा रहता ही है। तो फिर यहाँ कमल का फूल कैसे लगा के रखता है, तिरंगा क्यों नहीं लगा के रखता? शर्म नहीं आती इसको? जब ये देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है तो ये बीजेपी का कैसे हो गया? ये विपक्ष का भी प्रधानमंत्री है, ये उस आदमी का भी प्रधानमंत्री है जिसने वोट नहीं किया इसे, और ये उसका भी प्रधानमंत्री है जो वोट कर ही नहीं सकता। इस देश की 40 करोड़ आबादी तो वोट ही नहीं कर सकती क्योंकि 18 से नीचे की है, उसका भी तो प्रधानमंत्री है ये। तो 24 घंटे कमल का फूल लगा के कैसे रख सकता है ये 24 घंटे चुनाव के मोड में रहेगा, हर चीज का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करेगा, देश के प्रति कुछ भी नहीं सोचेगा। इतनी मतलब ऐसी जवाबदेही के प्रति इतनी मतलब असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है इसके अंदर? इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकता है ये व्यक्ति? इतना कुछ देश के लोगों को पूछना चाहिए ना कि यार तुम देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, तो तुम जब वहां जाते हो तो तुम कम से कम छुट्टी अप्लाई करके जाया करो ना कि मैं आज बीजेपी का प्रचार करने जा रहा हूं। और देख लो ना, भाषण उठा के रिसर्च कर लो ना कि कितने दिन बीजेपी का प्रचार किया इसने, वो छुट्टी में गिने जाएंगे। वो पार्टी के मतलब देश के पैसे से पार्टी का काम करता है ये। जो छुट्टी वाली बात कर रहे हो आप, छुट्टी के पीछे मतलब एक प्रधानमंत्री का क्या रहता है? मतलब प्रधानमंत्री छुट्टी कहाँ किससे लेता है छुट्टी प्रधानमंत्री? मतलब छुट्टी होती भी है नहीं, ये इसके पीछे गणित आप क्या ही है? ने बोला था छुट्टी नहीं लेता, मैंने तो इसलिए नहीं। बोला है। मैं तो ये बता रहा हूं हाँ, आपको कि जब वो पूछ रहा हूँ फिर, मैं देश का काम जब करेगा, मैं पूछ रहा हूँ, जब मुझे कुछ नहीं पता। जब देश का काम करेगा तो तिरंगा लगाएगा, जब कमल का फूल लगा होगा तो छुट्टी पर है। जब इसने यहाँ कमल का फूल लगाया, पार्टी काम से निकला है, तब वो प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी कार्यालय अलग अलग है भाई मेरे। इतना तो फर्क पता होगा ना देश को। बिल्कुल है। अगर देश को इतना भी नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं? तो देखो ना कितने चुनावों में कब रहा है इसकी पूरी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, कब ये चुनावी मोड में रहा। ये है जो स्पष्ट से शब्दों में है, सिंपल शब्दों में ये है कि भाई जब भी मतलब चुनाव मोड में होते हैं, तो कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, पैसा हमारा खर्च किया जाता है, पैसा जनता के टैक्स का खर्च किया जाता है, और प्रचार बीजेपी का होता है। ये ठगी है देश के साथ, ये चोरी नहीं है क्या? आपका डेप्यूटी कलेक्टर अपनी 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 रिश्तेदारों की शादियों में लेके आपकी गाड़ी घूमता रहे, वो चोरी नहीं है क्या देश के साथ में? है ये सरेआम दिख रहा है। चौकीदार कुत्ते क्यों पालता है भौंकने वाले? सोशल मीडिया पर जब आया तो मेरे को किसी ने पूछा यार कितनी गालियां पड़ रही है तेरे को। मैं कहा चौकीदार इसलिए तो कुत्ते पालता है कि वो सोता रहे और कुत्ते भौंकते रहे, लोगों को लगे कि जाग रहा है चौकीदार। वो चोरी कर रहा है आपके पैरों के नीचे से, आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका घर, आपकी दुकान, मकान, रोजगार सब छीन रहा है आपसे, और पार्टी कार्यालय के लिए काम करता है 24 घंटे। 24 घंटे, 24 के 24 घंटे इस देश के लिए एक दिन भी काम नहीं करता वो। या अडानी के लिए काम करता है या बीजेपी के लिए काम करता है, इसके अलावा देश के लिए कुछ किया तो बताओ? एक सिंगल काम नहीं गिना सकते आप जो देश के लिए किया हो। प्योर पॉलिटिक्स देश में कहीं भी नहीं आता है इसके उसमें। बर्बाद जैसे गुजरात को कर दिया था, अब पूरे देश को करने पे लगा पड़ा है। सॉल्यूशन गांव के आदमी को यह समझना पड़ेगा कि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई डीसी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके गांव में आया है, वो आपको लूटने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। आपके गांव की तरक्की केवल गांव के लोगों के हाथ में है। सबसे पहला सॉल्यूशन, गांव में कोई भी बाहर का व्यक्ति नौकरी पर नहीं आएगा। यह पहला सॉल्यूशन। गांव का आदमी गांव में काम करेगा, क्योंकि गांव के मास्टर को पूरा गांव पूछ सकता है कि तुम ये इतने बच्चों को बर्बाद क्यों कर रहे हो।
जो मास्टर 2 बजते ही छुट्टी लेके अपना गाड़ी में बैठते निकल लेता छुट्टी होते ही, उसको कौन पूछेगा? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर तो लगी रहे उनके माध्यम से सारा डेटा लेकर के, और ये जितना तहसीलदार है, कभी भी देखा आप लोगों ने, पहले तहसीलदार की पोस्टिंग यहाँ होगी, वो जब इस एरिया का सत्यानाश कर चुका होगा फिर उसे वहां ले जाएंगे जहां का करना है। जो लोग सरकार की नहीं मानते उनको ऐसी जगह पे जिसको खुड्डा लाइन बोलते हैं, ऐसी जगह जहां उनके ना पावर है ना कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो सरकार के गुलाम नहीं है। सरकार के गुलामों को ऐसी जगह रखेंगे जहां उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। क्यों भाई? क्योंकि जवाबदेही नहीं है। यहाँ के आदमी को वहां भेज दिया फरीदाबाद, वो भी डरा हुआ है कि मैं अकेला हूँ, और वहां के आदमी भी डरे हुए हैं कि ये तो बाहर का है, कोई मिलता ही नहीं उनको काम करने को, जवाबदेही नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है। आपने पार्टी के आदमी को टिकट दे दी, पार्टी ने आदमी दे दिया, टिकट आ गई, आपने किसी एक आदमी का चेहरा देख करके उसको चुन लिया, अब वो है ही नहीं आपका। ये जो कह रहा था अभी एमएलए जो असंध का है, योगी क्या नाम इसका, योगेंद्र राणा, जो भी है, ये बोल रहा था ना मेरी जिम्मेदारी है असंध की। क्या क्या कर लिया इसने अब तक? हो गया होगा 6 महीने तो आया गया होगा, हनीमून पीरियड से निकल लिया होगा। करने के लिए इसके पास पहले का थोड़ा है, करोड़ों रुपया कमाता है, अरबों रुपया का मालिक है। तो अभी 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 क्या कर लिया इसने अब तक 6 महीने में? कोई परियोजना रखी? कोई ब्लूप्रिंट है इसके पास? नहीं है। इनको ये जो करोड़ों रुपया खर्च करके जो आदमी बनेगा, कुछ भी बनेगा भाई साहब। मैं अपने गांव में अपना एक मैंने एजुकेशन का मिशन शुरू किया है फफड़ाना से। मैंने वहां अपने गांव वालों से पूछा कि जिस सरपंच का जो मानदेय है 4,000 रुपए हो, उसका साल में कितना 48,000 रुपया कमाया ना उसने। 5 साल में कितना कमाया उसने? लगभग 2.5 लाख रुपया। यानी उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक सरपंच को मानदेय के रूप में मात्र 2.5 लाख रुपया मिलता है। वो आदमी 30-30 लाख रुपया अपने सरपंच के इलेक्शन में कैसे खर्च कर सकता है? और अगर करेगा, उठा के करेगा वो तो कहीं ना कहीं से, या फिर उसको जुगाड़ होगा कर दिया तो 30 लाख रुपए ऐसे हवा में उड़ा देगा वो। 30 लाख से जनता की सेवा करेगा तो अलग है, दारू बांटने पे 30 लाख खर्च करने की गुंजाइश उसकी तब होगी जब उसको 30 लाख का 3 करोड़ बनाने के चांसेस दिखाई देते होंगे। पैसे तभी खर्च करेगा ना, इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं करेगा बिजनेसमैन कोई भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आदमी किसी भी चुनाव के लिए एक भी पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है, वो उसके 10 गुना कमाने के लिए कर रहा है, तो वो आप ही को लूटेगा। सीधी सी बात है। ये दूसरा सोल्यूशन है कि आपको आपकी राजनीति से पैसा खत्म करना पड़ेगा, पूरे समाज को संभालना पड़ेगी। ये बात पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से निकलकर गांव के हाथ में आना चाहिए। मैं तो गांव वालों को बोला, गांव की समस्या, तुमको समस्या है लिस्ट बना लो। इसका मैं आपको प्रतिकूल बताता हूँ कि इसका मतलब ये क्या है कि जब आप ये बातें कर रहे हो कि गांव का व्यक्ति को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, गांव का व्यक्ति के माइंड में तो ये है यार, मुझे अपना परिवार पालना है, मैं क्यों टेंशन लूं, जो हो रहा होने तो, मेरा काम बनने दो। वो चीज तो है ही नहीं गाँव में। तो जिम्मेदार तो नहीं तो है ऐसे ही रहने दें या इसको ठीक करना पड़ेगा? ठीक तो करना पड़ेगा। मतलब जागरूकता इसका तीसरा सोल्यूशन। हाँ, मतलब अभी अपने आप ही आ जाएगा सोल्यूशन आपके पास से ही। इसका मतलब यह है कि पहले आप जगा लो, बताओ कि शिक्षा में अगर पैसा खर्च हो रहा है। मैं अभी एतवार को मैं अपने गांव में था, मैंने बोला, मैंने किसी गांव का ये एक बंदा था, उसके बेटे ने अभी एमबीबीएस में दाखिला लिया, उसका 1 साल का खर्चा 40 लाख रुपया है, तो 4 साल की एमबीबीएस है, टोटल 1,60,00,000 रुपया खर्च हो गया। मैंने पूछा गांव वालों से, 1,60,00,000 रुपए का ब्याज भी पूरा नहीं हो सकता अगर सैलरी लेता है वो किसी अस्पताल में डॉक्टर, एमबीबीएस करने के बाद कम से कम एमडी करनी पड़ेगी उसे। एमबीबीएस के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिलनी पहली बात। चलो नौकरी मिल भी गई, अब उसने अगर बाय चांस अपना अस्पताल खोल लिया तो जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, उसके ऊपर अस्पताल का भी लोन लेना पड़ेगा, अस्पताल का लोन अलग से हो गया, फिर मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी, तो लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट है। 1.5 करोड़ रुपए आपने पहले खर्च कर दिया, 5 से 10 करोड़ रुपए आपने ये खर्च कर दिया। इसका ब्याज भी पूरा नहीं हो सकता यदि आप आए हुए मरीज को ये कह दो कि ये तुम्हारी केवल लाइफस्टाइल ठीक कर लो, उसी से ठीक हो जाएगी बीमारी तुम्हारी। ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जब तक उसको टेस्ट देने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड देना पड़ेगा, एमआरआई देनी पड़ेगी, स्टूल टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर बिना मतलब के ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तभी तो होएगा ना। और फिर दुआ मांगनी पड़ेगी परमात्मा से कि हे भगवान सारा गांव बीमार होना चाहिए, सबको हार्ट अटैक हो जाए, सबको लीवर खराब हो जाए, सभी के घुटने खराब होंगे, तभी तो उसका 5 करोड़ 10 करोड़ पूरा होगा भाई। पैसा खर्च करके अगर कोई डॉक्टर बना है, उसको पैसा पूरा नहीं करना है क्या?
वो पैसा पूरा करने के लिए। इसका मतलब कि पूरी शिक्षण व्यवस्था में उस दिन जब इन्होंने एमबीबीएस की फीस बढ़ाई थी, तभी देश को समझ जाना चाहिए था कि आपका हेल्थ सिस्टम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब डॉक्टर आपको बिना मतलब काटना चालू करेंगे। तो डॉक्टर्स को यह समझाना जरूरी है कि भैया जी, बिना पैसे के डॉक्टर बनेगा वही चाहेगा कि आप बीमार ना हो। अगर पैसे से डॉक्टर बनेगा, इसी तरह से पैसे से राजनीति करने चालू करोगे, पैसे से अगर नेता बनोगे, तो भाई साहब आपको लूटना ही पड़ेगा देश। पैसे से अगर आप पढ़ाई लिखाई पूरी करते हो, तो आप वापस जा करके समाज की सेवा कैसे करोगे? आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे की हेल्थ, आपका न्याय, यदि पुलिस वाले को आपको पैसा देना पड़ता है, यदि वकीलों को आपको बेहिसाब पैसा देना पड़ता है और न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो आदमी पैसे के पीछे ही दौड़ेगा ना। तो समाज को अपनी व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि ना पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करेंगे, ना हेल्थ के लिए पैसा खर्च करेंगे। व्यवस्था दो, हमको नहीं पता कहां से दोगे, हमको हेल्थ के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, और ना हम न्याय के लिए पैसा देंगे। किसी पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं मिलेगा, और हमारे को न्याय इतने टाइम में होना चाहिए। खेती में आप उद्योग धंधे के ऊपर निर्भर रहना बंद कर दो और धर्म से पैसा निकाल दो, वरना अडानी तो कभी भी जाएगा हेलीकॉप्टर में जाके वीआईपी दर्शन कर ही आएगा, हम जैसे लाइन में लगे रहेंगे पीछे, फिर दूसरा नेता जाएगा, फिर तीसरा नेता। अभी कुंभ में हुआ ना, आपने देखा, वीआईपीज ही मौज करते हैं, बाकी तो सारे सारे ऐसे ही पीछे पीछे अपना मरते हैं वो मरते हैं फिर भीड़ के अंदर, भगदड़ के अंदर। मतलब ये है कि समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि समाज आज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो समाज को जगाना पड़ेगा। जिनको जो जागे हुए हैं, जिनको समझ में आया हुआ, वो बाकियों को समझाना चालू कर दो। भाई जैसे डर जो है वो संक्रामक होता है, वैसे ही निडरता भी संक्रामक होती है। एक बार डर खुला, एक बार साहस खुला, बाकी लोगों का भी खुलना शुरू होगा। समझ का भी यही खेल है। आप नासमझी वाली बातें करना चालू कर दोगे, इसलिए तो गधों को टिकट देते हैं ये लोग। सबसे महामूर्ख बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत क्या पता है? जो उस हलके में या जो वहां पर सबसे बड़ा गुलाम, सबसे वाहियात, सबसे गंदा आदमी होगा, उसको टिकट देते हैं, ताकि खानदानी आदमी उसके आसपास भी ना फटके, ताकि वो जो बोले, क्योंकि वो तो जो बोलेगा वो तो जनप्रतिनिधि हो गया ना, अखबार छापेगा, तो सारे समाज को ऐसा लगने लग जाएगा कि ऐसा ही समाज हो रखा है, और वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कुछ टाइम के बाद। इसीलिए किसी भी पीढ़ी को जब कभी हम लोगों को विचार बदलना है, कि थॉट प्रोसेस बदलनी है, 15 साल तक उनको पिला दो। क्योंकि जो बच्चा आज से, जैसे आज 11 साल नरेंद्र मोदी को आए हुए हो गया है, जो बच्चा उस वक्त कच्चे दिमाग का था, यानी जो 10-15 साल का था, 10 साल का था, आज 11 साल में वो 21 साल का हो चुका है, वोट देने लायक हो चुका है। पूरा सोशल मीडिया का इंपैक्ट उसके ऊपर है, नफरत भरी पड़ी है उसके अंदर, पूरी पीढ़ी के अंदर नफरत भर दी इन आदमियों ने। जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, इंस्टा पे बैठे हैं, उनके यही गंदगी आती है 24 घंटे उनके दिमाग के अंदर। पूरे 15 साल लगते हैं किसी भी पीढ़ी की सोच को पूरे बदलने के लिए, और इसीलिए इनको लाया गया था। 15 और साल हो जब गए ये इनको। आए थे तब मैंने बोला था 15 साल हो जाएंगे, तो सोचो, जो बच्चा 6 साल का था वो 21 साल का हो जाएगा, जो बच्चा उस टाइम 15 साल का था वो 30 साल का हो जाएगा, और सबके अंदर नफरत ही नफरत, यानी पूरा समाज नफरत करने ये वालों का इस पूरा हो तरीके ना, जाएगा। जैसे ये इस एक दिलचस्प बन गई इस बात हाँ कि अगर कोई पार्टी 15 साल तक लगातार रहती है सत्ता के अंदर, हाँ, देश की सत्ता के तो अंदर, वो एक पूरी पीढ़ी तैयार कर देती है उनकी तरह सोचने वालों की। बड़ा टाइम लगता है फिर समाज को इस दुर्घटना से उभरने में। जैसे कांग्रेस से मुक्ति कितने दिन में मिली थी तो देखो ना, लोग कहने थे ना हमें खानदानी, कांग्रेस में। इस तरह की लैंग्वेज भाषा बोलते थे लोग बाग, खानदानी बोलते थे ना, जो फिर वो खानदानी अब इधर हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। ये क्यों? टूटेगा, ये लगता है टूट जाएगा जल्दी जब बीजेपी देखो, वाला हर व्यवस्था को टूटना होता है, है। ये व्यवस्था भी टूटेगी, लेकिन कितना नुकसान करके टूटेगी ये समय के गर्भ में है, कितना इसका अच्छा समाज चलो को। चलो, एक बात बताओ, एक लास्ट सवाल है, इस हम हम्म, चर्चा को खत्म कर देंगे। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, मतलब कुर्सी से हटने के बाद, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है वो ठीक है देश के लिए? पहली बात तो ये बीजेपी ही क्यों और कांग्रेस ही क्यों, चलो पहली बात तो मान ही ये। लेते हैं, और मान ही लेते हैं। दूसरी बात, देश के किसी भी वोटर की वोट किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। किसी भी वोटर की वोट या तो एमएलए बनाती है या एमपी बनाती है। एमपी बनाती है तो आपकी किसी की भी व्यक्ति की, यानी 140 करोड़ मानो या 125 करोड़ मानो, किसी की भी वोट आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाती।
आप अपना एमपी चुनते हो। अभी मैंने अपने गांव में काम शुरू किया है, मैं अपने गांव वालों को एक असली प्रतिनिधि देने की प्रक्रिया सिखाने वाला हूँ। सिखाने को मैं तो क्या सिखाऊंगा, मतलब लोगों के सामने रखने वाला हूँ, मैं उनको किस तरह से लेके आने वाला हूँ। मैंने कहा तुम एक काम करो, इस देश, मान लो हमारे गांव में सरपंच के चुनाव आएंगे, मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है। अब मुझे गांव को ये बताना है कि किसी बिना खर्चा किए चुनाव कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि शॉर्ट में वहां करना पर है, बड़ा हाँ, शॉर्ट, लंबा हो चुका बड़ा है। चौड़ा, मैं यही तो कह रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया यहीं से आएगी, सरपंच से ही। ये इसीलिए बोला, नहीं तो मैं बिना मतलब का कोई जवाब नहीं देता। मैंने उनको एक टास्क देना है कि हर व्यक्ति को, हर घर से, मतलब हर परिवार को अपने घर से सबसे अच्छे आदमी को छांट के लिखना है। मान लो आप अपने घर में, आपको सबका पता है ना, पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी है, आप कैसे हो। जिस व्यक्ति की समाज के प्रति सबसे अच्छी सोच है उसका नाम तुमको बाहर रखना है खाली। ठीक है। ये तो आसान काम है भाई। मेरे घर में मान लो, आपके घर में मान लो राहुल ही है, हमने राहुल का नाम लिख दिया। मेरे घर से मान लो मेरा छोटा भाई है, मैंने उसका लिख दिया। उनके घर से किसी और का नाम, 3 आदमी आओगे। अब उस गली को, गली में मान लो 10 घर थे, सबने अपने अपने 10 नाम छांट दिए। रोज शाम को मीटिंग करी, भाई हमारे तो घर में ये 10 आदमी है, ठीक है। अब इन 10 आदमियों में से पूरी गली को पता है कि पूरी गली का सबसे अच्छा आदमी कौन है। पता है ना, कमीना भी पता है और अच्छा भी पता है। पहली बात तो अगर घर में कोई कमीना आदमी होगा तो घर से उसका नाम ही नहीं आएगा। पर अगर वो ले भी आया होगा धक्के से अपनी पत्नी को या अपने पति को डांट पीट के अपना नाम लिखवा भी लिया होगा, तो गली वाले नहीं आने देंगे। अगर गली से निकल के आ गया, मोहल्ले में पहुंच गया, कि अब मोहल्ले वाले अपने गली के सबसे मतलब काबिल आदमी को दे दो, ठीक है, वो अपने काबिल आदमी को दे दो। मतलब गली वाले जो बेस्ट आदमी चुना था, तो एक मोहल्ले में मान लो 6 गलियां हैं, तो वो 6 बेस्ट आदमी आ गए, उनमें से सबसे बढ़िया मोहल्ले वाले भी निकाल सकते हैं एक आदमी। अब पूरे गांव में मोहल्ले 10 हैं, तो 10 बढ़िया आदमी निकल के आ गए। इन 10 आदमियों में आप कोई कंपटीशन करवा दो, या तो भाषण प्रतियोगिता ही करा दो, भाषण देख के करना है तो, या विजन डॉक्यूमेंट मंगवा लो इनसे, देश समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, या पूरे गांव की प्रॉब्लम का चिट्ठा उनके सामने रख दो और बताओ इनका सोल्यूशन कैसे करोगे। तुम्हारे पास 5 साल है, इतना फंड आएगा सरपंच के पास, इतना गांव की पंचायत से पैसा आएगा, इसमें बताओ तुम क्या क्या करने वाले हो। जो उनमें से सबसे बढ़िया करता है उसको छांट लो। इसी तरह से जब आप पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कोई आता है आपके पास वोट मांगने के लिए, गांव अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक चिट्ठा रखे कि ये लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, जिस पार्टी के नेता के पास हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो वो गांव में घुस जाना, वरना घुसने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टी के लोगों के पास उसका समाधान है तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब देश की पॉलिटिकल पार्टियों को यह पता चलेगा कि गांव का आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना जागरूक हो गया है कि अब वो जात को वोट नहीं करेगा, अब वो पार्टी को वोट नहीं करेगा, अब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे को वोट नहीं करेगा, वो लोकल व्यक्ति जिसने उसका काम करना है उसको वोट करेगा। तो वो जब मुद्दे पे वोट करने लग जाएगा तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे लोगों को टिकट देना और उनको ग्राउंड पे उतारना, ढूंढना, समाज से अच्छे लोगों को ढूंढना। और जब अच्छे लोग ढूंढे जाएंगे और अच्छे लोग जब किसी विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे, तो अच्छे लोग अपने बीच में से अच्छे ही लोगों को चुनेगा अपना नेता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश के अंदर एक व्यक्ति को आप चेहरे के तौर पे देख रहे हो, वो चेहरा सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है। अगर सचमुच नरेंद्र मोदी को कोई भाजपा का आदमी ये कहता है कि ये वाकई नेता बनने लायक है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी सवाल को पहले दिए, वो किसी भी एक पत्रकार को पहले से स्क्रिप्ट ना लिखा हुआ एक इंटरव्यू देके दिखा दे, या ओपन कोई भी वो प्रेस वार्ता करके दिखा दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। सबसे घटिया और बुदम और निकम्मा आदमी है ये, और इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि देश को अच्छे से बर्बाद किया जा सके। इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, टीवी पे जो सारा दिन दिखाई देगा वही आदमी लोगों को दिखाई देगा। यार इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पैसे खत्म कर दो, खा जाओ सारे, और उनके ऊपर ईडी की जांच बिठा दो, और खुद दान इतना ले लो कि बीफ कंपनियों से भी, यार बीफ कंपनियों से 550 करोड़ रुपए चंदा लिया। आपको इतने स्टैटिस्टिक्स ध्यान कैसे रखते हो माइंड में?
वो तो सामने रहता है यार, सामने वो कुत्ते की 52 करोड़ यहाँ से ले गया, 58 करोड़ यहाँ से ले गया, इतने करोड़ ले गया। देश नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में यार इस वो दुनिया का। पार्टी को जा रहे हैं चंदा, चंदा पार्टी को जा रहा है, ना कि पार्ट देश को। हाँ, देश को नहीं जा रहा, पार्टी को जा रहा। और दूसरी बात यह है कि बीफ एक्सपोर्ट में, गाय कटने में पहले नंबर पर है 2014 के बाद ये देश। ये तो हमारी बात पिछले पॉडकास्ट में भी हुई हो है। गई थी ना, अब आप ये देख लो भी क्या कर रहा है। और तो कमाल की बात क्या है, हाँ, जो इनके सांसद और एमएलए हैं हम्म, उनके हैं सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट के कारखाने। सबसे ज्यादा गायें कटती है किसके? अल कबीर पे कटती है। नाम क्या है उस फैक्ट्री का जहां गायें काटी जाती है? अल कबीर। है किसकी? हिंदुओं की। अच्छा, कितना बड़ा गेम खेला जाता कहाँ है। पे है वो? यूपी में। किस किस नेता की है वो? संगीत सोमोर की है। संगीत सोमो। संगीत सोम, जो इनका एमएलए हुआ करता था, जो संजीव बालियान के साथ में दंगों में शामिल रहा है, वो भी उसका पार्टनर हुआ करता था। अब वो अभी भी नहीं था वो? हाँ, बीजेपी का बड़ा अच्छा नेता है वो, शायद अब की बार बन नहीं पाया था। अच्छा, आई होप सो। चलो इसको यही खत्म करते हैं हमारे पॉडकास्ट को। आपने एक अच्छा शेड्यूल, ये जो मॉडल बताया कि भाई एक अच्छा नेता कैसे हम चुन सकते हैं निकाल सकते हैं भाई। गांव से। देखो, जागरूकता मूल में है, हम्म, समझ मूल में है। हम्म। हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसमें बच्चों को जागरूक नहीं बनाया जाता, उसमें अच्छा, बच्चों को आज्ञाकारी बनाया जो जाता आपने है। ये आइडिया बताया, आप अभी अकेले काम कर रहे हो इस पे या आपकी नहीं, टीम है? पूरा जनता सरकार मोर्चा, पूरे देश में लोग। अभी मैंने क्या चालू किया, देखो हम्म, मैं आपको बताता हूँ। जल्दी मेरा बताइए। चैनल है निडर इंडिया। हम्म, उस चैनल के ऊपर मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है। हम्म, उस प्ले लिस्ट का नाम है फफड़ाना शिक्षा क्रांति। हम्म, उस प्ले लिस्ट में मैं अपनी हर रोज की एक्टिविटी जो मैं गांव में कर रहा हूँ वो सारी डाल रहा हूँ। हम्म, गांव में जाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, गांव में इस टाइप का आदमी मिलेगा तो क्या बोलना है, वो सारी बातें जो मैं अपनी टीम को, साथियों को बताता हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। फिर उसके बाद गांव में जैसे मैंने पहला कार्यक्रम किया तो उससे कितने लोग आए, उन्होंने क्या कहा, फिर अब मैं उनको क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो आज मैं फिर आया हूँ, आज वीरवार है, शुक्र शनि एतवार 4 दिन मैं अभी गाँव को दूंगा। एतवार को फिर मीटिंग करूंगा, पिछले एतवार की करी थी 11 तारीख को, अब 17 को फिर करूंगा। फिर मीटिंग करने के बाद इस मीटिंग से जितने लोग आएंगे अब इनको जोड़ करके फिर अगली बात बताऊंगा। जब तक गांव के प्रत्येक घर में अपनी बात नहीं बता लेता तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं पूरे देश के सामने ये रखूंगा कि मेरे गांव की ये जनसंख्या है, इतना पैसा शिक्षा पे वेस्ट कर रहे हैं, इतना स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, इतना न्याय पे कर रहे हैं, इतना ट्रैवलिंग पे कर रहे हैं, इतना सड़कों पे कर रहे हैं, इतना कपड़ों पे कर रहे हैं, इतना बेफजूल वेस्ट हो रहा है। ये पैसा गांव के गांव में कैसे रहे, इसकी योजना बनेगी। गांव में ही अपना एजुकेशन सिस्टम 100% डिप्लॉयमेंट वाला, वो उसकी योजना बनेगी। और जब तक हर गांव के आदमी आप को इसमें शामिल नहीं कर अच्छा लेता अच्छा, तब तक छोड़ूंगा लास्ट नहीं। सवाल है, मैंने कई कमेंट है, पढ़े थे आपकी है। वीडियोस के नीचे, चंदा चोर के। चंदा चोर मतलब कैसे? आपको चंदा चोर बोला जाता है? कैसे? देखो, चंदा चोर तब एक होता है, शॉर्ट में मेरी लंबी लंबी बहुत नहीं होगी लंबी कोई वीडियो। बात नहीं, चंदा चोर तब होगा हाँ, जब आपको चंदा दिया गया हो हम्म, और मैं उसे चोरी करके ले गया हूँ। लोगों ने चंदा मुझे दिया अगर, तो मैं उसको खर्च करने के लिए दिया होगा ना, हाँ। तो फिर उसका कौन चंदा चोर कैसे हो गया? खर्च कहाँ करता है उस पैसे को जो चंदा आता है? चंदा हम कार्यक्रम के लिए लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे अभी हमने समालखा में मूर्ति स्थापना करी, वहां पे हम लोग 8 लाख माइनस में है। हमने जो भी समाज के काम करे हैं, जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उन लोगों को ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह पे लाए, उस कार्यक्रम के आयोजन में जितना खर्चा हुआ, तो पिछले 3 साल में लगभग 12 लाख रुपया मैं अपने जेब से कैश एक्स्ट्रा खर्च कर चुका हूँ, जो चंदा आया उससे एक्स्ट्रा। अच्छा, और जो अभी समालखा वाले कार्यक्रम के अंदर एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है, जो अभी तक पेमेंट भी नहीं गई, मेरा मोबाइल चेक करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, जो फ्लैक्स वाले पैसे अब तक नहीं गए हैं, जो हमने अभी बुक छपवाई थी उनके पैसे अब तक नहीं गए हैं, जो और काम गए हैं मतलब अभी भी हमारा लगभग 8-9 लाख रुपया पेंडिंग है जो लोगों को देना है। तो तो उसमें आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, कैसे चंदा दे दो मेरे को। भाई, 9518170000 ये हमारा नंबर भी है मोर्चे से जुड़ने का। और ये हमारे को आप मदद भी कर सकते हो, इस नंबर के ऊपर आर्थिक मदद भी कर सकते हो। करण के नाम से आएगा ये नाम इसके अंदर, क्योंकि वो उसी अकाउंट के साथ अटैच्ड है ये, जो हमारा जो जागरूक समाज मंच का जो अकाउंट है वो। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन वो भी दे दूंगा आपको मैसेज, जो डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हो, आप हमारे को मदद भी कर सकते हो। देखो, 8 महीने हमने पहले काम किया, मोर्चा जब हमने बनाया जनवरी 2022 में, अक्टूबर में हमने पहला कार्यक्रम किया, हाँ, तो टीम ने बोला जी चंदा मांगना पड़ेगा, क्योंकि समाज का काम है, समाज के पैसे से होना चाहिए, जेब से पैसा लगाएंगे तो कल को वो पैसा पूरा करने की लगी रहेगी हमको। हमने कहा कि फिर जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी पैसे के ऊपर, इसलिए हम पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम पहले
खर्च करेंगे फिर जनता से मांगेंगे। अगर जनता को लगेगा हम सही काम कर रहे हैं तो वो मदद कर देगी, नहीं करेंगे तो नहीं करेगी। तो हमने पहली बार 8 महीने काम करने के बाद लोगों से चंदा मांगा। इसी तरीके से हम पहले काम करते हैं फिर हम मांगते हैं। इसमें भी हमने सारा काम उधार पे उठा के किया, जो समालखा में कार्यक्रम किया 23 मार्च को, और पैसा नहीं आया। अभी हम लोग कर्जे में हैं उल्टा। हमने सबने ये तय किया हुआ है कि देखो जैसा तैसा होगा, हम सारे मिल करके थोड़ा बहुत करके हम इसे चुकता करते रहेंगे। अगर हमारी गुंजाइश नहीं रहेगी हम काम करना बंद कर देंगे, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, अपने पास जमा नहीं करेंगे। खर्चा हम एक कर खर्चा चुके करो हैं, और बाद में मांग लो। अब समाज से मांग लेंगे। हाँ। समाज को लगता है हम ठीक किया तो दे देंगे, वो आप उनको हमारी दिहाड़ी समझो, कुछ भी करो। वरना मैं अपना बिजनेस अगर मैं करता हूं तो मुझे किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, उससे खर्च करके भी मैं कर सकता हूं। पर देखो मैं क्या कहता हूं, काम, हाँ, काम मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, जो मैं कमाई करता हूं। यहाँ समाज का काम है तो समाज को ही करना चाहिए। यही सोच करके हम लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे सहयोग के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं होगी ये काम आपका नहीं बनेगा, फिर वो हमारा ही बना रहेगा। तो ये हमारा ना बने, इसीलिए आपका रहे, समाज का रहे, इसलिए चंदा मांगा जाता है। और चोरी तब होती है जब उसे लेकर कोई भाग जाता है या जोड़ता है। अभी हम माइनस में हैं, अभी हमको चोर नहीं कहा जा सकता। चलो। तो ये थी चर्चा डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी के साथ। बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करी, और ये हमारे ऑफिस के अंदर हमारे जो ये हमारा काम करने की जगह, यहाँ पे आते रहते हैं, हम चर्चा करते रहते हैं। और जो इनका विजन है वाकई में शानदार है। आप इन्हें सहयोग कर सकते हैं अगर एक अच्छे समाज के निर्माण में आपको एक भूमिका चाहिए। तो इसी बात का यही अंत करते हुए इस पॉडकास्ट को यही अंत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।